वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब। आज की डेवलपमेंट्स और एक अहम डेवलपमेंट जो 63A का रिव्यू लगने जा रहा है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। रीजन कि हमारी मुल्क की पॉलिटिक्स इन दो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है कि पूरा मुल्क इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब देख रहा है। जहां पर अवाम देख रहे हैं वहीं पर सियासी जमातें भी इस टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब देख रही हैं। बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हसनात मलिक साहब, आज इलेक्शन कमीशन 2 के डिटेल जजमेंट के अंदर जजेस ने कहा भी क्या पॉइंट्स लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन फ्रीक बना हुआ है। 2 दिन का काम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, बट आज फिर इलेक्शन कमीशन नजरसानी की अपील लेके पहुंच गया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो पूरा, अगर इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में देखें वो ठीक नहीं रहा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो उनके लिए चैलेंज दरपेश है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है, चीफ जस्टिस काजी फैसा की जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट, जिसकी वजह से ये जो है इन जजेस के आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली हाथ पांव बांधे हुए हैं। मेरे ख्याल में तो रिव्यू, अब डिटेल जजमेंट भी आ गई, समर वेकेशन भी ख़त्म हो गई, नजरसानी फौरी लगनी चाहिए, पता चल जाएगा कि नजरसानी क्या पोजीशन है। लेकिन मुझे लगता है कि नजरसानी जो है वो नहीं लगेगी, रिस्क नहीं लिया। 3 जजेस लगाएंगे ना, इकट्ठे बैठेंगे, कमेटी बैठेगी तो 13 जजेस का होगा। तो देखिए वो तो फुल कोर्ट हो, फैमिलीज आगे चले, आगे नहीं अपीलें हो जाएं, उनको जमानते में हो जाएंगी, सारे लोग बाहर आ सकते हैं। तो अब ये है कि इसी तरह ये रिव्यू है 63A के, ये जो इलेक्शन रिजर्व सीटों वाला, ये फौरी लगे, पता चले 8 और ये 13 जजेस बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा फिलहाल नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा बेंच हो, लार्जर बने, जिसमें कोई ऐसा कोई फाइंडिंग आए जो मौजूदा ऑर्डिनेंस कमेटी के हवाले से या कोई ऐसी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग या जो प्रपोज अमेंडमेंट होने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी 8 जजेस उस पर कोई कमेंट कर दें या कोई कैसे कर दें, तो वो रिस्क मेरा ख्याल है कि नहीं लेंगे, नहीं लगने जा रहा है इसका। आप अभी तक इस हफ्ते तो कोई केस भी हमारे सामने आज गए ना, लेकिन ये सुना भी तो जा सकता है ना, बाकी जजेस अगर बैठकर उससे पहले भी कमेटी के उससे बैठकर पहले भी इजलास। मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रपोज 63A के हवाले से नजरसानी की दरखास्त जो फिक्स है सोमवार वाले दिन, अब देखना है कि जैसे मुनीब अख्तर अगर उस पर रिक्यूज करते हैं, उसके बाद क्या चीफ जस्टिस ऑथर जज वो हैं, ऑथर जज वो रिक्यूज करते हैं, किस बुनियाद पे करते हैं, वो बेंच में बैठ के करते हैं या बेंच से पहले, यानी वो पहले बता देते हैं। फिर यह है कि रूल्स में यह है कि जी अगर जज अवेलेबल ना हो, प्रेफरेबली वो जज हो जो ऑथर जज है, बाइंडिंग नहीं। फिर क्या होगा अगर चीफ जस्टिस काजी फैसा जल्दी करेंगे, तो फिर यही परसेप्शन है कि जुडिशियल पैकेज के लिए नंबर पूरे करवाए जाएंगे कि 63A ताकि ना अप्लाई हो। तो फिर मेरा ख्याल है कि मे भी ये नजरसानी लगे जुडिशियल पैकेज के बाद, मुझे तो यही लग रहा है। ये मतलब लटकाना है इस फैसले को, सीटों को तहरीक इंसाफ के तरफ नहीं जा रही हैं सीटें भी किसी भी। देखें, तहरीक इंसाफ को मसला नहीं है, स्टेटस को किसको नुकसान कर रहा है? स्टेटस को नुकसान कर रहा है हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है, जुडिशियल पैकेज। पीटीआई तो उस वक्त भी उनका जो ये था कि जी चले हमें नहीं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं तो किसी को ना दे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी असल मामला है, आपका तो है ही नहीं ये इलेक्शन, ये केस पीटीआई का नहीं है, ये उन वोटर्स का है जिन्होंने वोट दिए हैं, जिनकी बुनियाद पे वो मैंडेट है वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट हो। अब इसको हम गलत तरीके से यहाँ लोग कहते हैं जी ये पीटीआई का है मामला, पीटीआई का नहीं है, ये वो वोटर का मामला है जिन्होंने वोट दिया, उनको उनके मैंडेट को सिक्योर करना है, सुप्रीम कोर्ट ने वो किया, बुनियादी इंसानी जी डेमोक्रेसी पे। अच्छा हसनात भी एक चीज कल भी अंडर डिस्कशन रही, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज थोड़ी सी उसके ऊपर आप भी हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये जो कल मंसूर अली शाह साहब के सवालात का या जो उन्होंने रिजर्वेशन थोड़ी सी शो की थी और काई साहब ने उनको एड्रेस बैक किया, उसमें जस्टिस मुनीब बड़ा डिटेल में अंडर डिस्कशन आते रहे। जी दुरुस्त बिहेवियर और वो लफाजी भी काफी वो डिफिकल्ट थी। जवाब दिया जस्टिस मंसूर को, लेकिन अंडर डिस्कशन सारा जस्टिस मुनीब आते रहे उसमें। देखिए, एक तो चीफ जस्टिस काजी फैसा हम देखते हैं ना 8-10 साल में उनकी कोई उनकी मकबूलियत उनकी जजमेंट से नहीं होती कि उनकी कोई बड़े फैसले आए हैं तो उस पर ज़्यादा उनके जो डिसेंटिंग नोट आते हैं वो ज़्यादा उन पर डिस्कशन होती है, या उनके खतूत जो मुख्तलिफ अदवार में वो लिखते रहे, उनमें एक कंट्रोवर्सी वो बनती है। ये भी उसी एक सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने खत लिखा जिसमें उन्होंने इतना मटेरियल दे दिया है कि अब जजेस की ट्रोलिंग शुरू हो गई है, मुनीब अख्तर साहब की, दूसरे जजेस की। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं बेहतर होता वो ना लिखते। एक पुरानी रेवलरी है उनकी आपस में, और जब से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जस्टिस काजी फैसा का चल रहा था उस वक्त उनकी जैसे मुनीब अख्तर की कोई सवालात किए थे
जैसे काजी फैसल की एलियस है, उसको लोगों ने, हम समेत सब ने कहा कि ये कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है, ये बिहेवियर उनका रूड था। मुनीब अख्तर साहब, उस दिन से देखते हैं हम, फिर रिव्यू रिजेक्ट होता है। मिनॉरिटी जजेस मुनीब अख्तर वो होते हैं जो काजी फैसल साहब का रिव्यू रिजेक्ट। उसके बाद गुलजार अहमद और उमर अताब बंदियाल के दौर में कई चीज़ें आई जो काजी फैसल और मुनीब अख्तर साहब के दरमियान तलखियाँ मजीद बढ़ी हैं। और वो एक पूरा बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पे ये जो 11 वजूहात हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये पीछे एक पुराना लंबा चौड़ा चल रहा है जिसकी बुनियाद पे जो अब आप कह सकते हैं कि ये सारा चल रहा है। तो ये जो चीज़ें उन्होंने की हैं कि जी वो तलखी लड़ाई करते हैं सीनियर के साथ, तो वो चीज़ें तो इनके हवाले से बंदियाल साहब भी यही करते थे, कहते थे। लाइव प्रोसीडिंग जो हमने देखी हैं, लाइव प्रोसीडिंग मतलब मुझे नहीं पता कि ये बात करनी भी चाहिए नहीं, लेकिन लाइव प्रोसीडिंग जो हमने देखी है या जो बाकी जो वकला पेश होते हैं उनके साथ, या इवन साइलिन जो पेश होते हैं उनके साथ, वो रवैये तो कहीं और से थोड़े से डिफरेंट नहीं। देखें, इसके अलावा देखें जुडिशल कमीशन में तलखी इनकी उस वक्त के ला मिस्टर फरूक नसीम से हुई, उमर अता बंदियाल से तलक कलामी हुई, मुशीर आलम साहब से भी एक दफ़ा हल्की फुल्की हुई, हर जगह गुलजार अहमद साहब से भी उनकी हुई। जुडिशल कमीशन में इवन पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर जो थे रिप्रेजेंटेटिव, वो हमें कहते थे कि जी काजी फैसल साहब ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हर तरफ हैं, नहीं होनी चाहिए। मुनीब साहब ने भी अगर की हैं तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पॉइंट आउट करके क्या मकसद क्या है, एक डिबेट खोल दी। ये है कि अब उनके जो इस वक्त मुनीब अख्तर साहब के मुखालिफ हैं वो उनके खिलाफ ये तनकीद कर रहे हैं, जी ये हो गया। और तो मेरा ख्याल है कि आप देखते हैं कि मुनीब अख्तर साहब खामोश रहते हैं या कोई इस पे जवाब देते हैं। आप एक लंबा अरसे से कोर्ट कवर करते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, इस हद तक हालात खराब पहले कभी हुए? देखें, हालात तो इस तरह हैं कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा हुकूमत ने स्ट्रेंथन कर दिया है इस आर्डीनेंस के जरिए, और जब उन्होंने स्ट्रेंथन आर्डीनेंस के जरिए किया तो चीफ जस्टिस जो है वो मौजूदा हुकूमत को स्ट्रेंथन करेंगे। और इस दरमियान में वो पूरी कोशिश है कि जुडिशल पैकेज और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो वो हो जाए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अदलिया कमज़ोर हुई है, मैं तो समझता हूँ इतनी कमज़ोर मैंने कभी नहीं देखी। इतनी कमज़ोर कभी नहीं मैंने नहीं देखी 15 साल में कभी। देखिए, माजी में अदलिया ने दूसरे इदारों के इख्तियारात इनक्रोच किया, हमने उस पर आवाज़ बुलंद की। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर हो, पार्लियामेंट के इख्तियारात को इनक्रोच किया गया, एग्जीक्यूटिव के हर मामले में इंटरफेरेंस की गई, साकिब निसार ने भी यही किया। लेकिन अब यह है कि जुडिशरी जो है वो अपने आप को भी सिक्योर नहीं कर पा रही। पहले वो ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी अदलिया की तरफ से, अब यह है कि अदलिया में जो कोई इंडिपेंडेंस दिखा रहा है जज, उसकी नाम पे जो माजी की बातें, अब बिलावल भुट्टो जरदारी माजी का जो किरदार है अदलिया का, उसको सामने रख के मौजूदा जजेस को जो है वो यानी उनको टारगेट किया जा रहा है, ये मुनासिब नहीं। वो नाना वाला कोई केस कोर्ट कर रहे हैं, देखिए वो हो गया ये। लेकिन ये वो जजेस नहीं है ना, इनको तो जो मसाइल आ रहे हैं, अगर ये जजेस इस वक्त ये सारा कुछ जो चल रहा है, इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी टुवर्ड पीटीआई है, ये जजेस उसको एंडोर्स करें, कोई परेशानी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, इनको कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। आपकी परसेप्शन क्या है, मतलब बीइंग अ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जो बड़ा मामलात को नज़दीक से देखता है, अमेंडमेंट होने जा रही है? देखिए, वो तो हुकूमत तो पूरा जोर लगाएगी ना। अब मौलाना फजल रहमान साहब पे डिपेंड है कि वो क्या करते हैं। कल पीटीआई वाले उनसे मिले हैं तो वो भी खुश, कुछ साफ़ी मिले हैं तो वो कहते हैं जी कि वो मौलाना साहब ने हमें कन्विंस किया है कि जुडिशल पैकेज नीड ऑफ आर है। तो अब देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब इस मौजूदा हालात में क्या करते हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से बज़ाहिर ये लग रहा है कि बार भी, मौलाना फजल रहमान भी, पीपल्स पार्टी भी एक पेज पे हैं, और किसी हद तक तहरीक इंसाफ भी किसी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डिबेट आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में देखना है कि किसको चीफ जस्टिस बनाते हैं, वही सारा मैटर है, वही सारे मामला फंसेंगे। हो सकता है मंसूर अली शाह साहब भी हो सकते, मेरा नहीं ख्याल है। अब देखें ना, मंसूर अली शाह साहब को ये मसला है, जब पीटीआई वाले कहते हैं ना कि जैसे मंसूर अली शाह अगले होने चाहिए फ्यूचर, तो दूसरी साइड जो है वो खाम-खा के जी बंदे ठीक हैं, रिफॉर्म लाने वाले इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेकिन अब पीटीआई ने कह दिया है तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि पीटीआई यहाँ पर ये स्टांस ले सकती थी ना, काई फाइसा साहब को होना चाहिए। हाँ, ये हो कि जी काजी वैसे होना, मेरी ख्याल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो काजी फैसल साहब को ही होना चाहिए। देखें, जस्टिस काजी फैसल कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे उनके अप्रोच। 2009 से 14 तक देखें उनका डिफरेंट अप्रोच रही। उनसे मुक्तदर हल्के भी खुश, बलुचिस्तान हाई कोर्ट में जब वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आया 2015 से
23 तक वो एक यानी आप कह सकते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट परसेप्शन उनकी ये थी। और एस्टैब्लिशमेंट को क्वेश्चन, बल्कि वो डायरेक्टली कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट वर्ड तो आइन में लिखा ही नहीं है, जिसका नाम लिखा हुआ है उसका नाम लिया करें। और जिस तरीके से फैजाबाद धरना की जजमेंट दी, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल के हवाले से आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया, ऐसी चीजें की। तो मीडिया के हवाले से वो कई दफा उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर जो हमसे रेफरेंडम कराया कि सहाफी इस वक्त हाथ खड़ा करेंगे, अब जो समझते हैं कि इस वक्त मीडिया आजाद है, तो इस किस्म की वो चीजें वो करते थे। तो चीफ जस्टिस जरा अप्रोच उनकी डिफरेंट है, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जब चीफ जस्टिस बनेंगे और 3 साल के लिए, तो फिर देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं। नरेन, आज का शो आपने देखा है, जैसे हमेशा से मैं जैसे कहा करता हूं कि मेरा मुद्दा सिर्फ ये कौम और ये मुल्क है। हर वो काम, हर वो चीज, हर वो आईनी तरमीम, हर वो लड़ाई सियासी इस मुल्क के हक में हो तो कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन लड़ाइयां कभी भी किसी कौम, किसी मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा नहीं कर सकती। इवेंचुअली बैठना पड़ेगा सबको, इवेंचुअली बैठकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि इस मुल्क के रुख का तयन करना पड़ेगा, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। होप एंड प्रे कि वो सैनिटी जल्दी प्रिवेल करे, हमारे सियासतदान हो जाएं, मिन हैसुल कौम हम सब हो जाएं, इवेंचुअली वो डे आए कि जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़ान हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।